हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके नर्सिंग स्टडी। एके नर्सिंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग कि आज के वीडियो से अपन शुरू करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग को, जिसमें कंप्लीट पीडियाट्रिक नर्सिंग का डिस्कशन करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का, जिसमें अपन पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन, साथ में न्यूबॉर्न केयर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद वन बाय वन नेक्स्ट पार्ट में अपना कंप्लीट पीडियाट्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पीडियाट्रिक के वर्ड के बारे में, उसके बाद में डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद में आगे कंप्लीट पीडियाट्रिक अपन वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो पीडियाट्रिक का, और कोशिश रहेगी कि कंप्लीट पीडियाट्रिक अपन नेक्स्ट वीडियो में 10 से 15 क्लास में कंप्लीट पीडियाट्रिक डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे और जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक क्या होता है? पीडियाट्रिक में अपन को 0 से 18 ईयर के एज के चाइल्ड के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करनी होती है, उसकी डिजीज कंडीशन और उसमें उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया जाता है। पीडियाट्रिक में अपना कंसिडर किया जाता है 0 से 18 ईयर के चाइल्ड को। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीडियाट्रिक वर्ड कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो पीडियाट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, साथ ही साथ जिसमें पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड एंड आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट और आईसीएस का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसका मतलब हुआ है कि पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी द डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अपनी पीडियाट्रिक की डेफिनेशन। तो पीडियाट्रिक की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। पीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ द मेडिसिन डीलिंग विद डेवलपमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इन चिल्ड्रन। तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे अपन कि पीडियाट्रिक एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें चिल्ड्रन के डेवलपमेंट, उसमें डायग्नोसिस और उसके डिजीज की ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये होगी अपनी पीडियाट्रिक की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपना एज ग्रुप। तो पीडियाट्रिक को अपन किस एज ग्रुप बारे में स्टडी करते हैं, वो होगा अपना 0 से 18 ईयर तक, जिसमें बर्थ से लेके जब तक चाइल्ड 18 ईयर का होता है तब तक अपन उसको पीडियाट्रिक में स्टडी करते हैं और पीडियाट्रिक के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अपना फादर ऑफ पीडियाट्रिक। फादर ऑफ पीडियाट्रिक अपन बोलते हैं इब्राहिम जैकोब। इब्राहिम जैकोब को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पीडियाट्रिक। फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन जेविका एंड कश्यप। तो ये थ्योरेटिकल है जिसको अपन को याद रखना होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है और किस एज ग्रुप को कंसिडर किया जाता है और पीडियाट्रिक की डेफिनेशन क्या है, पीडियाट्रिक वर्ड से क्या मतलब है। तो ये अपने इस स्लाइड में देखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें अपन देखेंगे चाइल्ड रिलेटेड एक्ट क्या है, कौन कौन से एक्ट आए, कब आए, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ था अपना 1960 में। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट जो आया था अपना 1929 में, जिसमें क्या था कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिटेड किया गया था, जिसमें 18 ईयर रखी गई थी गर्ल के लिए और 21 ईयर रखा गया था बॉयज के लिए। नेक्स्ट अपना चाइल्ड लेबर एक्ट। तो इसमें क्या किया गया था, 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट आया था और इसमें यह बताया गया था कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करना है और जिसकी एज कितनी 14 ईयर कम है, उससे यदि कम एज का बच्चा यदि काम करता है, कहीं जॉब करता है, तो उसको प्रोहिबिटेड करना और वो इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट अपना चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे अपन 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं और 14 नवंबर को अपन डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं अपने हेल्दी न्यूबॉर्न। तो हेल्दी न्यूबॉर्न के अपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और हेल्दी न्यूबॉर्न किसे बोलेंगे वो इसमें अपन देखेंगे। तो हेल्दी न्यूबॉर्न कौन होगा? जो हेल्दी और टर्म कंडीशन में क्या होगा, डिलीवर होगा। 37 से 42 वीक में जिसकी डिलीवरी होगी उसे हम बोलेंगे टर्म बेबी, टर्म न्यूबॉर्न बोलेंगे। जिसको अपन डे में देखेंगे तो 259 से 294 डेज के अंदर यदि उसकी डिलीवरी होती है 37 वीक से लेके 42 वीक तक, इसके बीच की डिलीवरी को हम टर्म डिलीवरी बोलेंगे और टर्म न्यूबॉर्न बोला जाएगा।
लेस देन 37 वीक, जो 37 वीक से कम उम्र में, कम गेस्टेशनल एज में यदि डिलीवरी होती है तो उसे अपन बोलेंगे प्री टर्म, और 42 वीक के बाद होती है उसे बोलते हैं पोस्ट टर्म। नेक्स्ट है अपना इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो न्यूबॉर्न बेबी जो हेल्दी न्यूबॉर्न होता है उसका इनिशिएशन है रेस्पिरेशन का 20 से 30 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाता है। 20 से 30 सेकंड में स्टार्ट हो जाना चाहिए। यदि इससे लंबे टाइम तक यदि स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो यदि प्रीटर्म रहा होगा या पोस्टर्म रहा होगा या फिर कुछ इसमें अबनॉर्मलिटी है। प्राइमरी अपनिया सीन इन द न्यूबॉर्न। तो प्राइमरी अपनिया देखने को मिलता है न्यूबॉर्न में, वो होता है अपना 20 सेकंड, लेस देन 20 सेकंड होता है। यदि 20 सेकंड से ज़्यादा है तो वो रेस्पिरेशन इनिशिएशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इससे कम है तो उसे प्राइमरी अपनिया बोलते हैं, वो 20 सेकंड से कम होता है। और ये इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन कुछ कंडीशन में 90 सेकंड तक भी देखने को मिल सकती है। यदि 90 सेकंड तक भी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है वो नॉर्मल कंडीशन में कंसिडर कर लेते हैं, तो वो भी अपन ध्यान रखना है साथ में। नेक्स्ट है अपना स्टेज ऑफ द रिएक्टिवनेस। तो न्यूबॉर्न के डिलीवरी के बाद में रिएक्टिवनेस की स्टेज देखी जाती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्टिवनेस। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टिवनेस, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टिवनेस। जो इसमें नोट्स में नहीं लिखा है अपन को यही लिखना है। ये है सेकंड है डिक्रीज रिएक्टिवनेस, थर्ड है सेकंड स्टेज ऑफ द रिएक्टिवनेस। तो इसमें 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज उससे बोलेंगे जो 0 से 18 मिनट तक होती है, 1 से 1.5 घंटा। सॉरी इसमें नोट्स में मिस्टेक है, तो ये 18 मिनट नहीं होगा, 0 से 13 मिनट होती है, आधा घंटा तक होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टिवनेस। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, 0 से 30 मिनट। इसमें क्या होगा, बेबी अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, आई ओपन रहेगी, साथ ही साथ गेस्टेटरी मूवमेंट होगा, साथ ही साथ बच्चा क्या करेगा, क्राइंग देखने को मिलेगा, क्राइंग देखने को मिलेगी, बच्चा रोएगा। तो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ रिएक्टिवनेस। सेकंड स्टेज हो गया अपने डिक्रीज रिएक्टिवनेस। ये होता है अपना 13 मिनट से 2 आवर, 13 मिनट टू 2 आवर की स्टेज होती है। ये यहाँ पर करेक्शन है, ये यहाँ पर होगा 13 मिनट, आधा घंटा से 2 घंटे तक की स्टेज होती है, जिसमें रिएक्टिवनेस है उसकी डिक्रीज हो जाती है, जिसमें न्यूबॉर्न क्या स्लीपी एंड डल हो जाता है, बच्चे को वापस नींद आ जाती है या फिर शांत हो जाता है। बर्थ के 30 मिनट टू 2 आवर की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है। थर्ड है अपनी स्टेज जो होती है अपने 2 आवर टू 8 आवर। इसमें वापस बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, अलर्ट रहता है, साथ ही मुक्वेनम पास करता है। तो ये वापस एक्टिवेशन की स्टेज आती है, रिएक्टिवनेस की स्टेज आती है, सेकंड स्टेज ऑफ रिएक्टिवनेस बोलते हैं इसे बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ रिएक्टिवनेस। तो ये अपन को स्टेज है जो ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना असेसमेंट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का असेसमेंट करना होता है, तो वो किस प्रकार करते हैं, उसमें फर्स्ट क्या रहेगी, सेकंड, और उसके बाद में क्या 1 बाय 1 असेसमेंट किया जाता है। जिसमें होता है फर्स्ट असेसमेंट, सबसे पहले अपन को असेसमेंट करना होता है इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन। चाइल्ड के बर्थ होने के बाद, न्यूबॉर्न के बोर्न होने के बाद जस्ट अपन को रेस्पिरेशन को इनिशिएशन करना होता है, वो भी 20 to 30 सेकंड में। मोस्ट ऑफ द केस में यदि नॉर्मल डिलीवरी होगी है तो उसमें 20 to 30 सेकंड में स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन कंसिडर किया जाता है। किसमें नहीं होता तो उसमें सक्शन और आगे रूटीन केयर का प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट होता है असेस बाय क्राइंग। तो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन है जो अपन को असेस कैसे करेंगे, तो उसमें क्राइंग, यदि बेबी बर्थ होने के बाद ये 20-30 सेकंड में यदि क्राइंग स्टार्ट कर देता है तो उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इफ नो इश्यू, अबगार नॉर्मल ब्रीथिंग अप टू 90 सेकंड। मैंने पहले बोला, ये अपने नोट्स में लिखा ही हुआ है कि 90 सेकंड तक यदि ब्रीथिंग भी स्टार्ट हो जाए तो तब यदि अबगार में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है, तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यदि 20 to 30 सेकंड एंड 90 सेकंड तक यदि रेस्पिरेशन इनिशिएशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है न्यूबॉर्न में, तो उसके लिए भी अपन को मॉनिटर करना है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसके लिए क्या क्या साइन है, तो वो अपन 4-5 साइन है वो देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पहला साइन रहेगा अपना नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूबॉर्न वाइड ओपन करेगा अपने नोस्ट्रिल को, नोज की जो ओपनिंग होती है वो वाइड ओपन होगी, साथ साथ उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट होता है अपने इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन।
इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अपन रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है इंटरकोस्टल स्पेस, उसमें रिट्रैक्शन देखने को मिलता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, रेस्पिरेशन इनिशिएशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट अपना एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, जब बेबी ब्रीथिंग करेगा तो उसमें एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगी, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलेगी। और ये करेक्टरिस्टिक होगा सीसो रेस्पिरेशन, जिसमें क्या ऑपोजिट मूवमेंट होगा अपना, अपोजिट मूवमेंट देखने को मिलेगा एब्डोमेन एंड चेस्ट, एब्डोमेन एंड चेस्ट, तो इसे बोलते हैं सीसो रेस्पिरेशन। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, जिसमें नेजल फेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग एंड सीसो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है अपना इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन इन न्यूबॉर्न। तो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा अपने न्यूबॉर्न के बर्थ होने के बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करनी होती है, सक्शनिंग करनी होती है, क्योंकि बेबी का जो नोज एंड माउथ होते हैं जो म्यूकस से और सीक्रेशन से भरे होते हैं, जाम होते हैं, उसको अपन को खोलना होता है, उसके लिए करते हैं सक्शनिंग। तो सक्शनिंग अपने रूल इसमें यूज लेना एम एन, पहले क्या आता है एम, सेकंड आता है एन। तो फर्स्ट अपन को ये सक्शनिंग करनी होगी वो माउथ की करनी होगी, देन अपन को नोज की करनी है, पहले माउथ की बाद में नोज की। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब अपन पहले नोज की कर लेंगे तो नोज से अपना क्या होगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से यदि बेबी स्नीज करेगा या फिर एस्पिरेट कर जाएगा तो उसमें और ज़्यादा रिस्क हो जाएगी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए अपन को पहले माउथ का सक्शनिंग करना है, देन नोज का करना है। बिकॉज नेजल स्टिमुलेशन, जब नेजल स्टिमुलेशन देंगे तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा, उससे क्या रिस्क रहेगी, एस्पिरेशन की रिस्क रहेगी। तो ये अपने देख लिया। नेक्स्ट है अपना सक्शन प्रेशर देखते हैं। सक्शनिंग के लिए प्रेशर है जो कितना यूज करते हैं, सक्शनिंग के लिए प्रेशर क्या रहेगा, तो प्रीटम के लिए अपन 40 to 60 mm, ये है अपना प्रेशर रहेगा पोर्टेबल का, नहीं पोर्टेबल का नहीं, ये सक्शन वॉल का है, ठीक है। सक्शन वॉल होता है ना, सक्शन वॉल जो वॉल में लगे होता है अपना सक्शन सिस्टम हॉस्पिटल के अंदर, उसका प्रेशर है। पोर्टेबल का प्रेशर कुछ डिफरेंट होता है, वो कम होता है। तो सक्शन वॉल का प्रेशर यही होगा कि प्रीटम में 40 to 60 mm यूज लेंगे और टर्म में 60 to 80, 60 से 80 mm यूज लेंगे। साथ ही साथ ओल्डर चिल्ड्रन है तो 80 to 100, देन यदि अडल्ट है अडल्ट में 100 to 120 यूज लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें ड्यूरेशन लिखी हुई है, तो सक्शनिंग की ड्यूरेशन होती है अपनी 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड होती है, जिसमें 10 सेकंड से कम ही कम रखना, लेस देन 10 सेकंड इसका क्या है स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, कि इससे ज़्यादा अपन को सक्शनिंग नहीं करनी है। यदि एक बार सक्शनिंग करनी है तो 10 सेकंड से कम ही करनी है। तो ये हो गया अपना सक्शनिंग का प्रेशर और सक्शनिंग के ड्यूरेशन बारे में और सक्शनिंग का मेथड के बारे में। तो ये किस प्रकार करनी है, फर्स्ट माउथ को करनी है, सेकंड नोज को करनी है, क्योंकि नोज को पहले करेंगे तो नेजल स्टिमुलेशन होगा, स्नीजिंग रिफ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से एस्पिरेशन होगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेंगे और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सक्शनिंग प्रेशर है क्या, यदि प्रीटम बेबी है, प्रीटम उसे कहेंगे जिसका बर्थ क्या हुआ हो लेस देन 37 वीक हुआ हो, उसमें अपन को प्रेशर रखना है 40 to 60। यदि टर्म बेबी है जिसकी बर्थ 37 to 42 वीक में हुआ, उसके लिए 60 to 80। यदि ओल्डर चाइल्ड है उसके लिए 80 to 100, और अडल्ट के लिए हमेशा 100 to 120 यूज किया जाता है अडल्ट के लिए। ये अपन को ध्यान रखना है, प्रेशर का थोड़ा याद रखना है, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ सक्शनिंग की ड्यूरेशन के बारे में पूछते हैं तो वो अपने लेस देन 10 सेकेंड होती है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। नेक्स्ट है अपना सक्शनिंग इक्विपमेंट एंड कैथेटर। तो सक्शनिंग करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा, साथ साथ कैथेटर किस साइज के, कौन से कलर के होते हैं, वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इक्विपमेंट चाहिए होगा अपना पहला सक्शनिंग अपरेटस, म्यूकस सकर, बल्ब सिरिंज एंड असब्स्टो सिरिंज। इससे क्या है सक्शनिंग की जाती है। सक्शन अपरेटस वो होगा जो सक्शन सिस्टम होता है जिससे सक्शनिंग का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और म्यूकस सकर जो म्यूकस को निकालने के लिए, बल्ब सिरिंज आती है जो पीडियाट्रिक में अपन को सक्शनिंग के लिए यूज ली जाती है, साथ में असेप्टो सिरिंज भी आती है जिसके थ्रू अपन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके और म्यूकस और सीक्रेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट अपना कैथेटर साइज। तो कैथेटर की साइज कौन कौन सी है और किस कलर की है वो देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या होता है कैथेटर, कैथेटर साइज में फ्रेंच में होती है हमेशा, जिसमें क्या होता है अपना 3 फ्रेंच इज इक्वल टू 1 mm होता है, mm मतलब मिलीमीटर, 3 फ्रेंच में 1 mm होता है। पहला है फ्रेंच में है कैथेटर की साइज, तो 5 फ्रेंच का यूज लेते हैं जो ग्रे कलर का होता है और स्प्लिटर में यूज लिया जाता है, और 6 फ्रेंच का जो लाइट ग्रीन कलर का होता है न्यूबॉर्न में यूज लिया जाता है। तो ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ 8 नंबर का आता है वो अपना ब्लू आता है, 10 नंबर का आता है वो ब्लैक होता है, 12 का आता है व्हाइट, 14 का आता है ग्रीन, 16 नंबर का आता है ऑरेंज, 18 नंबर का आता है रेड। तो ये 16 और 18 नंबर ये अपन क्या अडल्ट में यूज लेते हैं।
और 14 और 16 ये समथिंग फीमेल में यूज लिया जाता है। और 20 और 22 नंबर ये जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं और उसकी सक्शन कैथेटर की साइज बढ़ती जाती है। तो अडल्ट में अपन को नॉर्मली ऑरेंज कलर का यूज लेते हैं, वो 16 नंबर का आता है। साथ ही साथ 18 नंबर का आता है रेड, यदि इससे बड़ी साइज चाहिए, यदि सक्शन में कुछ बड़ा पार्टिकल हो तो इसके लिए यूज किया जा सकता है। बाकी प्रीटर्म में अपन को 5 नंबर का यूज लेना है, और टर्म बेबी है, न्यूबॉर्न है, उसके लिए 6 नंबर का सफिशियंट रहता है। ये अपने कैथेटर की साइज है और इसका फ्रेंच में दिया हुआ है, साथ ही साथ कलर कोडिंग होता है, इससे अपन को याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना आईवी कैनुलाइजेशन। आईवी कैनुलाइजेशन के लिए साइट कौन कौन सी रहेगी? यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ था उसमें आईवी कैनुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कौन सी साइट अपन प्रीफर करते हैं? यदि न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न में अपन को सबसे पहले अम्बिलिकल वेन को यूज करते हैं, वो अपने लिए बेस्ट रहती है और वहाँ पर कैनुलेशन भी इजीली हो जाता है। न्यूबॉर्न है उसको यदि इमीडिएट यदि आईवी कैनुलाइजेशन और फ्लूइड और कुछ ड्रग्स की जरूरत पड़ती है तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट है अपना इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? जिसमें हम बोलते हैं 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर तक के चाइल्ड को अपन क्या बोलते हैं? इन्फेंट में कंसिडर करते हैं। उसके लिए अपन स्काल्प वैन यूज ली जाती है। स्काल्प वैन है, उसमें आईवी कैनुलाइजेशन किया जाता है। अडल्ट में अपन 4 आर्म की वैन को यूज किया जाता है, जिसमें अपन कैरोटिड के आसपास एरिया होता है ना, जहाँ पे हैंड भी यूज किया जाता है। हैंड में भी 4 आर्म, 4 में भी ये इनर साइड जो होता है ना, वहाँ पे अपन को कंसिडर करना होता है और यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्शन नहीं होता है और आईवी साइट है जो अच्छे से रन कर पाती है और उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है अपना अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो रेस्पिरेशन इनिशिएशन और सक्शनिंग के बाद में अपना रहता है न्यूबॉर्न का कॉर्ड कटिंग करना होता है। उसके लिए क्या टूल चाहिए होते हैं? 2 कोचर फोर्सेप्स, साथ ही साथ कॉर्ड कटिंग सीजर और कॉर्ड क्लैम्प। तो कॉर्ड क्लैम्प अपन को ये कितने चाहिए होती है? 2 क्लैम्प चाहिए होती है, साथ साथ 2 कोचर फोर्सेप एंड कॉर्ड कटिंग सीजर। जिसमें 2 क्लैम्प होते हैं, अपन को कहाँ कहाँ अप्लाई करना था उसके बारे में भी लिखा है। तो फर्स्ट क्लैम्प अपन को अप्लाई करना होता है 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अम्बिलिकस। अम्बिलिकस वहाँ जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ से उनको 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लाइक दैट, ये 2.5 डिस्टेंस है। तो पहला क्लैम्प अपन को यहाँ लगा देना है, ठीक है। सेकंड क्लैम्प अपन को लगाना होता है 5 सेंटीमीटर। ये 2.5 से यहाँ से डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर लाइक दैट, यहाँ पे ये हो गया अपना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन को सेकंड क्लैम्प लगाना है या फिर फर्स्ट, ये 2 क्लैम्प ऐसे लगाए जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड पे। उसके बाद कटिंग बिटवीन क्लैम्प 3.75, मतलब 2 क्लैम्प लगाए उसके सेंटर से यदि अपन कट करेंगे तो ये अपनी डिस्टेंस मिलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। इस डिस्टेंस को अपन मेजर करेंगे तो ये होगी अपनी 3.75। तो यहाँ पर अपन को कट लगाना और ये इतना अम्बिलिकल क्या रहेगा? कॉर्ड पीछे रहेगा। तो ये अपना प्रॉपर मेथड हो गया कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे कट करते हैं और उसमें डिस्टेंस कितनी क्या कुछ रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस उसमें कॉर्ड में पीछे रहेगी। यदि पीटम है बेबी तो उसमें हाई रिस्क होता है, न्यूबॉर्न हाई रिस्क न्यूबॉर्न होगा। यदि पीटम होगा तो सही से मैच्योर नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हाई रिस्क न्यूबॉर्न के अंदर कंसिडर करते हैं। तो उसमें अपन को कॉर्ड की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर तक रखनी होती है। तो उसमें अपन कॉर्ड कटिंग की लेंथ ये नहीं यूज लेंगे। पीछे जो कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक जहाँ ये 3.75 बचा है वहाँ अपन को 8 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा प्रीटर्म के अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो अपना यहाँ पर ये सेशन खत्म हो जाता है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, जो न्यूबॉर्न केयर रहेगी और फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, सिस्टम टू सिस्टम हेड टू टो कंप्लीट एग्जामिनेशन रहेगा, वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो शायद आएगा जिसमें अपगार स्कोर डिस्कस करेंगे। तो अपने अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बाद में अपगार स्कोर भी देखना होता है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है, और कंप्लीट पीडियाट्रिक पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप देखने के इच्छुक हो और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि आगे नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। वैसे पार्ट तो आगे लाना ही है मेरे को, ये मैंने टारगेट ले रखा है कि पीडियाट्रिक को कम्प्लीटली अपन यहाँ पे डिस्कस करना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आप ऐसा ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।